नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हमारा आजकल चल रहा है यहाँ पे उत्तराखंड में गोरखा शासन का इतिहास। गोरखा शासन में मैं इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुमाऊं में किस प्रकार गोरखाओं ने शासन किया, और दूसरी वीडियो मैंने बताया था कि आपको गढ़वाल में गोरखाओं ने किस प्रकार शासन किया। आज की जो लास्ट वीडियो है गोरखा शासन की, इसके बाद गोरखा शासन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपको बताऊंगा गोरखा शासन प्रणाली और उनकी कर प्रणाली, यानी उन्होंने किस प्रकार उनके शासन प्रणाली थी उत्तराखंड में, और किस कौन कौन से उन्होंने उत्तराखंड की जनता पे कर लगाए और उनकी कर प्रणाली क्या थी। और उसके बाद हम ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे गोरखा शासन का लास्ट वीडियो है और इसके बाद हम इसके MCQ प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बनता है गोरखा शासन से तो आपको एग्जाम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और हम वही क्वेश्चन यहाँ पे लेके आते हैं MCQ, जो हमारी सीरीज चलती है उसमें हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो बार बार UKSSC या उत्तराखंड के अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके MCQ प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे गोरखा शासन प्रणाली व कर प्रणाली, यानी उत्तराखंड में गोरखाओं ने किस प्रकार शासन किया और उनकी जो कर प्रणाली थी, यानी उन्होंने कौन कौन से कर यहाँ पे लगाए, वो कौन कौन से थे। तो यहाँ पे जो गोरखाओं की जो सत्ता थी वो कौन सी थी, सैनिक शासन पर आधारित थी। ठीक है, यानी यहाँ पे सेना का इनका शासन होता है, एक सेना प्रमुख होता था जिसको क्या कहते हैं, सूबेदार कहते थे। और वो सूबेदार जो जिसको सूबा के नाम से भी जाना जाता है, मैंने सभी सूबों के बारे में जो सूबेदार उत्तराखंड में नियुक्त किए गए थे नेपाल सरकार की तरफ से, चाहे वो कुमाऊं के हों चाहे वो गढ़वाल के हों, सभी सूबेदारों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो वो किसके अधीन कार्य करते, वो करते नेपाल की सरकार के आदेश पर वो सूबेदार यहाँ पे कार्य करते थे। अब जो गोरखा सेना थी वो 2 प्रकार की थी, एक थी स्थायी सेना और जो दूसरी थी वो थी अस्थायी सेना। और स्थायी सेना को कहा जाता है जागचा या जगरिया। जागचा का मतलब जो अभी क्या है, जाग रहा है, यानी जो अभी ड्यूटी दे रहा है, ऑन द ड्यूटी ये सैनिक होते थे, तो इन्हें कहते थे स्थायी सैनिक या जागचा या जागरिया, इनको भी कहा जाता था। और जो दूसरे सैनिक थे अस्थायी सैनिक, ये क्या करते, विश्राम करते, इनको 2 साल का विश्राम दिया जाता था, उनको कहते थे अस्थायी सैनिक या ढाकरिया या ढाकचा। ये क्या करते, ये विश्राम करते थे, या कोई विशेष परिस्थिति के कारण ही इनको क्या किया जा सकता, बुलाया जा सकता। लेकिन जो ऑन द ड्यूटी रहते थे वो तो जागचा कहलाते थे, लेकिन जो ड्यूटी नहीं करते उस टाइम, यानी विश्राम में रहते, छुट्टी में रहते, उनको कहते हैं ढाकरिया ढाकचा। इनको 1 या 2 साल का अवकाश दिया जाता और फिर 1 साल के लिए इनका 1 साल ड्यूटी करते, फिर 2 साल विश्राम करते थे। तो इस प्रकार क्या उनमें क्या बनी रहती थी, स्फूर्ति बनी रहती थी, उनमें एनर्जी बनी रहती थी, और वो युद्ध करने में, क्योंकि उस टाइम युद्ध बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो इस प्रकार वहाँ पे सेना यहाँ पे गोरखाओं की 2 टाइप की थी। उसके बाद जो गोरखा सेना का प्रमुख हथियार था वो था खुंखरी। ये बार क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है UKSSC एग्जाम में कि गोरखा सेना का प्रमुख हथियार कौन था, वो था खुंखरी। गोरखाओं ने उर्वरता की दृष्टि से, यानी उर्वरता का मतलब होता है कि उसमें किस टाइप फसल कितनी उगरी है, अधिक उगरी है या कम उगरी है, तो उन्होंने उर्वरता की दृष्टि से भूमि को बांटा 5 भागों में। अब्बल हो गया, दम हो गया, सोम हो गया, चाहर और सुखावदी। तो गोरखाओं ने यहाँ पे 5 भागों में उर्वरता की दृष्टि से भूमि को क्या किया, बांटा, और इसी आधार पर उन्होंने क्या लिया, अपनी कर प्रणाली भी बनाई थी। उर्वरता की दृष्टि से उन्होंने जो भूमि कर लेना था उनको वो उर्वरता की दृष्टि से लिया करते थे। गोरखाओं द्वारा दी गई भूमि क्या कहलाती, दस्तूर कहलाती थी। ठीक है, तो जो गोरखाओं ने जिसे भी भूमि दी होगी या भूमि छीनी होगी किसी और अन्य लोगों को दी होगी, तो जिन लोगों को भूमि देते थे तो उन द्वारा दी गई भूमि क्या कहलाती, वो कहलाती थी दस्तूर। उसके यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे सब सैनिक इनके शासन करते और ये सैनिक क्या थे, बड़े ही अत्याचारी थे। गोरखा शासन वैसे ही बड़ा ही क्या है, अत्याचारी या क्रूर शासन माना जाता है। और कहा भी जाता है कि जो अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे शासन किया तो अंग्रेज़ों का विरोध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो अंग्रेज़ों का शासन था वो गोरखा शासन से बड़ा ही क्या था, सरल स्वभाव का था, मतलब उससे काफ़ी उतना क्रूर नहीं था। इसलिए यहाँ पे अंग्रेज़ों का विरोध भी ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग ये समझते हैं कि ये तो गोरखाओं से अच्छे हैं। तो और गोरखाओं का जो क्रूरता पूर्वक शासन था उसको कहा जाता है, गोरखैली शब्द के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि गोरखाओं का शासन किस नाम से जाना जाता है, क्रूर शासन, तो जाना जाता है गोरखैली नाम से। और जो गोरखा सैनिक द्वारा मनमाने ढंग से कर वसूलने की प्रक्रिया क्या थी, उससे कहा जाता है बली या बाली।
ठीक है। तो बलि आपने ये भी देखा होगा कि कई बार आजकल क्या होता है, जब इसे अब तो खैर कम हो गया, लेकिन बलि प्रथा भी चलती है उत्तराखंड में। तो बलि भी एक क्या है, क्रूरता का वो है। और यहाँ पे गोरखा सैनिक भी जो मनमाने ढंग से कर लेते थे, किसी को मार कर, अत्याचार करके, तो उसे कहते हैं यहाँ पे बलि या बाली के नाम से जाना जाता है। गोरखाओं के शासनकाल में मुकदमों का कार्य कौन करता, वो करता जज, ठीक है, और जिसको विचारी भी कहते हैं। और गोरखाओं ने पहली अदालत कहाँ स्थापित की थी, अल्मोड़ा में स्थापित की है, आपको नोट करना है। गोरखा शासन में गवाह को हरिवंश की कसम दिलाई जाती। हरिवंश एक महाभारत का एक हिस्सा माना जाता था, ठीक है। और इसकी कसम, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोर्ट में कोई केस लड़ने जाता है या कोई गवाह, और उसका कोई गवाह होता है, तो उस गवाह को किसकी कसम दी जाती है, अगर वो हिंदू धर्म का है तो उसको गीता की कसम दी जाती है। अब उस टाइम उत्तराखंड में और नेपाल में तो भी काफ़ी क्या है, हिंदू धर्म के लोग थे, तो इनको काय की कसम दिलाई जाती है, अगर कोई गवाह है तो उसको कसम दिलाई जाती है, हरिवंश की कसम दिलवाई जाती थी। ट्रेल के अनुसार अपराध होने पर गोरखा नाक या हाथ काटते थे। अब देखो, इतना भयंकर क्रूर शासन था इनका, क्रूर अत्याचार करते थे कि अगर किसी ने अपराध कर लिया, छोटा सा भी अपराध कर लिया, तो उसके ये नाक या हाथ काट देते थे। गोरखा शासन में ब्राह्मणों के का दंड क्या था, चुटिया काटना। देखो, जो भी ब्राह्मण होते हैं उनकी चुटिया क्या है, एक सम्मानजनक उनके लिए है चुटिया, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब किसी ब्राह्मण ने यानी अपराध कर लिया माना, तो उसकी यहाँ पे चुटिया यहाँ पे काट दी जाती गोरखा शासन में, या उसका जनेऊ उतार दिया जाता था, या उसको देश निकाला भी दिया जाता था। ये तो था ब्राह्मणों के लिए दंड गोरखा शासन में। गोरखा लोग यहाँ पे शिल्पकारों को क्या कहते थे, तो वो कहते कामी। कामी जो काम करते हैं, तो शिल्पकारों को यहाँ पे क्या कहा जाता था, कामी कहा जाता। गोरखा लोग सुनारों को कहते सुनवार। गोरखा लोग दासों को क्या कहते, तो वो कहते कठुआ, ये दासों को कहते थे। और नाई को एक कहते थे नोक कहते थे। तो ये भी आपको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पे गोरखाओं की कर प्रणाली, कि किस प्रकार के इन्होंने कर लगाए उत्तराखंड की जनता पे, और किस प्रकार इन्होंने कर से, मतलब कौन कौन ये कर थे, बहुत सारे कर थे इनके। और यहाँ पे हम कुछ प्रमुख करों के बारे में यहाँ पे आपको बताएंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, और सारी जानकारी जो भी मतलब अच्छी से हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि ये सारे नोट्स आपको हमारे उत्तराखंड जीके ऐप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप हमें फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज हमारा फेसबुक ग्रुप है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लास्ट में। और आप हमें अगर कुछ पूछना चाहते हो, फेसबुक हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जरधारी क्लासेस के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है। तो वहाँ पे आप हमें फेसबुक में फ्रेंड को भेज के वहाँ पे भी कुछ पूछ सकते हैं। वैसे हम जो भी हमें कमेंट, वैसे आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कमेंट में हम सबके आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पे, गोरखाओं की कर प्रणाली। तो जो गोरखाओं की आय का प्रमुख स्रोत था वो था भू राजस्व कर, यानी भूमि के कारण जो कर देते, कोई किसान देते या जो भी भूमि पे क्या करते, कार्य करते, ठीक है। उस टाइम खेती काफ़ी लोग करते थे, तो भू राजस्व कर ही इनकी क्या था, आय का प्रमुख स्रोत था। अब देखो, इनको कुछ प्रमुख करों के बारे में जानते हैं। प्रथम कर है यहाँ पे टीका भेंट कर। टीका भेंट कर कब लिया जाता है, जैसे विवाह हो या शुभ अवसरों पर लिया जाने वाला कर। तो माना किसी घर में विवाह है या शुभ अवसर है, तो वो क्या नेपाल सरकार को, या मतलब जो वहाँ पर क्या रहता, सुविधा रहता, गोरखा शासन को क्या देता, टीका भेंट कर देता था। अब देखो, इसको आपको किस प्रकार याद रखना है, टीका किस में लगता है, शादियों में लगता है, विवाह में लगता है, या किसी शुभ कार्य में ही लगता है। तो इसको आपको याद रखना है कि विवाह और शुभ अवसरों पर लिया जाने वाला कर टीका भेंट कर। उसके बाद आता है सोने फागुन कर। सोने फागुन कर किस में लिया जाता है, उत्सवों के समय लिया जाने वाला कर था। ये उत्तराखंड में काफ़ी उत्सव होते ही हैं, तो इस टाइम कौन सा कर दिया जाता था गोरखा शासन को, वो दिया जाता सोने फागुन कर। पुंगड़ी कर, पुंगड़ी कर एक प्रकार का भूमि कर है। अब देखो, गढ़वाल में क्या है, खेतों को क्या कहा जाता है, पुंगड़ी भी कहा जाता है कई जगह, ठीक है। आपने पुंगड़ा तो सुना ही होगा, गढ़वाली शब्द है एक, और पुंगड़ा का मतलब होता है खेत या भूमि। तो ये क्या है, भूमि कर है, इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। चौथा कर है यहाँ पे तान कर, और तान कर है कपड़ों पर लगने वाला कर। अब देखो, तन कहा जाता है शरीर को, तन तन और मन, मन तो मन हो गया, और तन कहा जाता है आपके शरीर को, यानी आपकी बॉडी को। और बॉडी को ढकने के लिए क्या होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए। तो कपड़ों पर लगने वाला कर तान कर, यानी जो तन को ढकता है। उसके बाद पांचवा यहाँ पे मरो कर। अब देखो, माना कोई व्यक्ति है और उसका वो क्या है, निसंतान है, उसकी कोई पुत्र नहीं है, उसका कोई पुत्र नहीं है, तो पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर। अब देखो, उसको जब वो उसका अंतिम संस्कार कोई ना कोई किसी न किसी को करना तो पड़ता था, तो इसलिए यहाँ पे उसको पहले ही, जब तक वो मरा नहीं, तो उससे पहले उससे मरो कर लिया जाता था,
ठीक है, यानी जो पुत्रहीन व्यक्ति है उससे मरोकर यहाँ पे लिया जाता। उसके बाद छठा यहाँ पे बहता कर। बहता कर यानी किसी ने अगर कोई संपत्ति छिपाई है, भूमि के अंदर छिपा थे या कहीं कहीं भी छुपा रखी है, अपने घर में छिपा रखी है, ठीक है, क्योंकि वो कई जो उत्तराखंड की यहाँ पे जो जनता थी वो चाहती कि मतलब गोरखा को काफ़ी अत्याचारी मानते, वो चाहते कि हमारे जो हमने जो कमा रखा है वो गोरखाओं के हाथ न लगे, इसलिए वो अपनी संपत्ति को छिपा देते थे। लेकिन अगर गोरखाओं को ये बात पता चल गई तो उनसे लिया जाता था यहाँ पे बहता कर। उसके बाद सातवां यहाँ पे मोकर। अब देखो गढ़वाल में मो भी कहा जाता है, प्रत्येक परिवार को क्या कहा जाता है, कुटुंब या मो भी कहा जाता है। तो प्रति परिवार से लिया जाने वाला कर कहलाता है मोकर। ये आपको इस प्रकार नोट करना है कि मो का मतलब होता है एक परिवार। और आठवां यहाँ पे अधनी दफ्ती कर। तो खास जमींदारों से लिया जाने वाला कर कौन सा है, वो है अधनी दफ्ती कर। उसके बाद नौवां यहाँ पे मांगा कर। मांगा कर ये युद्ध के समय क्या करते हैं, अगर युद्ध छिड़ गया तो युद्ध के समय मदद के लिए ये जनता से मांगा कर मांगते थे गोरखा शासक, ठीक है। और 10वां यहाँ पे मिझारी कर, जो जगरियों और ब्राह्मणों से लिया जाने वाला एक कर है, इसे हम कहते हैं मिझारी कर। ये जगरियों और ब्राह्मणों से लिया जाता। 11वां यहाँ पे रहता कर। अब देखो मानो कोई गांव छोड़कर ही भाग रहा है, उसको ये अत्याचार सही नहीं हो रहा गोरखाओं का, और वो कई होते थे उस टाइम कि अन्य क्या है, अन्य राज्यों में चले जाते। लेकिन अगर गोरखा लोगों को ये पता चल जाता था कि ये गांव छोड़कर भाग रहा है तो उससे भी क्या लिया जाता, कर लिया जाता। उसे हम कहते हैं रहता कर के नाम से। 12वां यहाँ पे दोनिया कर। और दोनिया कर लिया जाता पहाड़ी पशुचारकों और पहाड़ी पशुचारकों पर जो लगने वाला कर था वो कहलाता है दोनिया कर। 13वां यहाँ पे कुसही कर। और कुसही कर लिया जाता है यदि माना किसी ब्राह्मण ने किसी से जमीन छीन ली तो उससे लिया जाता कुसही कर। और 14वां यहाँ पे तिमारी कर। तिमारी कर लिया जाता सूबेदार को दिया जाने वाला कर। सूबेदार जो होते थे, ठीक है, उनको एक स्पेशली कर दिया जाता था। तो वो जो क्या है, नेपाल सरकार का जो यहाँ पे सूबेदार नियुक्त कर रखा है तो उसको दिया जाता था यहाँ पे तिमारी कर। और 15वां यहाँ पे सायर कर। सायर कर है सीमा कर, ठीक है, सायर से आप सीमा याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पे कुछ प्रमुख करों के बारे में आपको बता दिया, और किस प्रकार यहाँ पे गोरखाओं की शासन प्रणाली और कर प्रणाली रही, वो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है, और ये सारे नोट्स आपको जो भी हम यहाँ पे उत्तराखंड के आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं वो आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उत्तराखंड जी के ऐप को हमारे डाउनलोड कीजिए और उसको आप रेटिंग देने की भी कोशिश कीजिएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, और इसके बाद हम ले आएंगे यहाँ पे गोरखा शासन का MCQ प्रैक्टिस, जिससे आपको क्या हो जाएगा, अगर आपने अच्छे से गोरखा शासन पढ़ रखा है तो वहाँ पे हम डीप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका नॉलेज बढ़े। और वहाँ पे उनको भी हम, अगर आपको अच्छे से भी समझ नहीं आएगा गोरखा शासन, तो उसमें भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो वो वीडियो आपको जरूर देखनी है, ताकि आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन देने जाते हो और एग्जाम में कोई गोरखा शासन संबंधित क्वेश्चन आ गया तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।